स्वागत है आपका आज के इस खास विश्लेषण में। आज हम एक ऐसी घटना की गहराई में जाने वाले हैं जिसने 2026 में अमेरिकी राजनीति की नींव हिलाकर रख दी थी। 2026 की घेराबंदी या द सीज ऑफ 2026। हम यहाँ सिर्फ ऊपर ऊपर से बात नहीं करेंगे, बल्कि सीधे उन सबूतों, दस्तावेजों और डेटा को डिकोड करेंगे जो बताते हैं कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। जरा 25 अप्रैल 2026 की उस शाम की कल्पना कीजिए। व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर का शानदार आयोजन चल रहा है। अमेरिका के सबसे बड़े नेता, टॉप जर्नलिस्ट सब एक ही छत के नीचे मौजूद हैं। माहौल बिल्कुल रिलैक्स्ड है और फिर अचानक गोलियां चलने की आवाजें आती हैं। ये कोई आम अफरा तफरी नहीं थी, ये एक सीधा टारगेटेड हमला था। ये तारीख सिर्फ कैलेंडर का एक पन्ना नहीं है, ये उस झटके का प्रतीक है जिसने देश की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसियों को भी सन्न कर दिया था। आइए इस पूरे घटनाक्रम को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हमारा पहला हिस्सा है अप्रैल 2026 की घेराबंदी, जो दरअसल हिंसा के एक बहुत बड़े पैटर्न का ही एक हिस्सा है। अब ये समझने के लिए कि स्थिति कितनी गंभीर हो चुकी है, जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 2024 में बटलर रैली की साजिश, फिर उसी साल फ्लोरिडा गोल्फ कोर्स पर हमले का प्लान, और अब 2026 में सीधे वॉशिंगटन डीसी में ये घेराबंदी। जरा सोचिए, सिर्फ 2 साल के छोटे से अंतराल में ये हत्या का तीसरा प्रयास था। ये साफ तौर पर एक एस्केलेशन है जो अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था को लगातार और बहुत ही खतरनाक तरीके से चुनौती दे रहा है। और उस कमरे में दांव पर क्या लगा था? जब वहां अफरा तफरी मची और सीक्रेट सर्विस को तुरंत एक्शन लेना पड़ा, तब वहां निशाने पर कोई एक व्यक्ति नहीं था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, ये तीनों ही उस वक्त वहां मौजूद थे। इस लिस्ट को देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उस शाम का खतरा असल में कितना बड़ा था। तो आखिर इस हमले के पीछे था कौन? चलिए बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, हमलावर और उसके हथियार। कोल टॉमस एलन। देखिए, ये गुस्से में उठाया गया कोई अचानक कदम बिल्कुल नहीं था। हमलावर का नाम था कोल टॉमस एलन, उम्र सिर्फ 31 साल। ये शख्स कैलिफोर्निया से वॉशिंगटन डीसी तक का सफर तय करके आया था, और सबसे चौंकाने वाली बात, इसने हफ्तों पहले से इस पूरे हमले की प्लानिंग कर रखी थी। यहाँ तक कि इसके होटल की बुकिंग भी बहुत पहले ही हो चुकी थी। मतलब ये पूरी तरह से एक सुनियोजित, ठंडे दिमाग से बनाया गया ऑपरेशन था। और अगर किसी को लग रहा है कि ये बस एक उग्र विरोध प्रदर्शन था, तो जरा इसके हथियारों की लिस्ट पर नजर डालिए। एक पंप एक्शन शॉटगन, एक .38 कैलिबर हैंडगन और 3 चाकू। ये शस्त्रागार सिर्फ डराने के लिए नहीं लाया गया था, ये साफ तौर पर जान लेने के लिए तैयार किया गया था। इस तरह की घातक तैयारी से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि एलन का असली इरादा क्या था। लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा था, ये समझने के लिए देखते हैं हमारा अगला हिस्सा, मैनिफेस्टो के अंदर एक सोची समझी धमकी। कोर्ट के जो दस्तावेज सामने आए हैं, उनमें एलन के मैनिफेस्टो का एक वाक्य बहुत प्रमुखता से उभर कर आता है। उसने लिखा था, अमेरिका का विनाशक यानी डिस्ट्रॉयर ऑफ अमेरिका। वो अपने लक्ष्य डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल इसी रूप में देख रहा था। ये कोई रैंडम वाक्य नहीं था, बल्कि यह पूरी तरह से एक वैचारिक रूप से प्रेरित और रणनीतिक खतरा था, जिसे उसने कागजों पर भी उतार दिया था। अब स्वाभाविक सा सवाल ये उठता है कि वो इतना करीब कैसे पहुंचा। चलिए आते हैं चौथे हिस्से पर, एक बहुत बड़ी सुरक्षा चूक, घेरा तोड़ना। सिर्फ 45, जी हाँ, जब सीक्रेट सर्विस ने आखिरकार एलन को पकड़ा तो वो अपने टारगेट से महज 45 गज की दूरी पर था। 45 गज! इतने भारी हथियारों से लैस एक व्यक्ति का इतने करीब तक पहुंच जाना, ये अपने आप में सुरक्षा व्यवस्था की एक बहुत बहुत बड़ी विफलता की तरफ इशारा करता है। इस सिस्टम के फेल होने को हम इस तुलना से समझ सकते हैं। याद कीजिए, पहले जो 2 प्रयास हुए थे, बटलर की छत और फ्लोरिडा गोल्फ कोर्स, वे दोनों खुली जगहें थीं। ओपन एरियाज को सुरक्षित करना हमेशा से मुश्किल होता है। लेकिन ये तीसरा प्रयास, ये वॉशिंगटन डीसी के एक बेहद सुरक्षित इनडोर मीडिया इवेंट में हुआ। फिर भी वो हथियारों के साथ अंदर तक घुसने में कामयाब हो गया। ये जो विरोधाभास है ना, ये पूरे के पूरे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर देता है। इन सब घटनाओं का बड़े पैमाने पर क्या असर हो रहा है, आइए देखते हैं हमारे आखिरी हिस्से में। अमेरिका का बदलता राजनीतिक माहौल, दबाव में एक सिस्टम। फिलहाल अगर हम तात्कालिक स्थिति की बात करें तो कोल एलन इस समय फेडरल कस्टडी में है। उस पर हत्या के प्रयास के बेहद गंभीर आरोप लगे हैं और उसे उम्र कैद की सजा का सामना करना पड़ सकता है।
कानूनी प्रक्रिया तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। ये घटना एक बहुत ही गहरी और परेशान करने वाली बहस को जन्म देती है। क्या इस तरह की भयानक राजनीतिक हिंसा किसी भी अत्यधिक ध्रुवीकृत या पोलराइज्ड नेता होने की कीमत बन गई है, या फिर अमेरिका का जो बुनियादी राजनीतिक ढांचा है वही अब पूरी तरह से बदल रहा है? क्या असहमति जताने का तरीका अब बहस से हटकर बंदूकों की तरफ जा रहा है? और सच कहूं तो सबसे डरावना सवाल तो ये है कि एलन तो पकड़ा गया, लेकिन उसके दस्तावेजों और उसकी सोच को देखकर जांचकर्ताओं के मन में एक ही बात गूंज रही है। बाहर ऐसे कितने और लोग हैं जो बिल्कुल उसी की तरह सोचते हैं। और अगर हमारी सुरक्षा व्यवस्था इतनी ही आसानी से भेदी जा सकती है तो अगला हमला कब होगा? ये वो अनसुलझा खतरा है जो अभी भी मंडरा रहा है। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या समझना चाहिए? हमने जो कुछ भी देखा, वो हथियार, वो महीनों की प्लानिंग, वो मैनिफेस्टो और वो सुरक्षा की चौंकाने वाली विफलता, वो सब चीख चीख कर एक ही बात कह रहा है कि ये अब महज कोई न्यूज़ हेडलाइन नहीं रह गई है, ये एक बहुत बहुत बड़ी चेतावनी है। तीसरा प्रयास भले ही टल गया हो, लेकिन इस घटना ने जो सुलगते हुए सवाल छोड़े हैं, उनका जवाब ढूंढना अब सिर्फ जरूरी नहीं बल्कि अनिवार्य हो गया है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तथ्यों को समझते रहिए और सुरक्षित रहिए।